साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मैं मीडिया पे नहीं हूँ, कोई मेरा स्टेटमेंट, इतनी चीज़ें हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में अब बिहार में चुनाव होने वाला है नवंबर में, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण करने के नाम पर जो संविधान के विरुद्ध काम शुरू कर दिया है, उसको लेकर कोई वक्तव्य आपने मेरा देखा नहीं होगा। साथियों, है क्या कि लगातार बोलते आ रहे हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जिस तरह से साथ देना चाहिए, जिस तरह से लोगों को साथ में सड़क पर उतरकर संघर्ष का हिस्सा बनना चाहिए, उस चीज़ में हमने कमी देखी है। तो बोलने से ही केवल क्या होता है? इतने सारे लोग बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, चाहे रवीश जी हों, रवीश कुमार जी हों, चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री वाले साथी हों, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हों, चाहे अजीत अंजुम साहब हों, अभिषार शर्मा जी हों, चाहे साक्षी जोशी हों, चाहे नवीन कुमार आर्टिकल 19 वाले हों, ऐसे कितने लोग हैं लगातार बोल रहे हैं। जब पब्लिक इंडिया वाले साथी हैं, सत्यहिंदी.com वाले साथी हैं, द वायर के लोग हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ कहीं पर भी अभी तक देश में दिखाई नहीं देती। और ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है, ज़रूरत है इस देश में जन आंदोलन की। आज यानी 9 जुलाई को बिहार में बिहार बंद रखा गया, और इसी के साथ साथ ट्रेड यूनियंस ने पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। बताया गया कि 25 करोड़ लोग इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक दिन हड़ताल करने से, एक दिन भारत बंद करने से क्या देश के सामने जो बहुत विषम परिस्थितियां और गंभीर स्थितियां हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा? इस देश में एक आदमी ने, ये यूं कहो कि गुजरात की 2 लोगों की चंडाल चौकड़ी ने पूरे देश को तबाह किया हुआ है। पूरे देश को हर बार कोई ना कोई एक मुद्दा, कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा जो इस देश के लोगों को, जिंदगी को जहन्नुम बनाने में जरूरी है, ऐसा मुद्दा लगातार उठाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कितनी बुरी तरह से भद्द पिटी, कितनी बातों को छुपाया गया। पहलगांव में जिन 4 आतंकवादियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, उनका अता पता आज तक नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया हमारे खिलाफ, कोई हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ सारे। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ये सारा सब कुछ जो है, दुनिया ये समझ तो नहीं गई कि ये सब कुछ तो मोदी का ही कराया हुआ है। इसलिए ये सब जो झूठ है, अपने देश की जनता को, यानी भारत की जनता को तो मोदी मूर्ख बना ही रहा है, पर क्या पूरे देश की दुनिया, शासक प्रशासक सारे वो लोग जो हैं, क्या वो भी मूर्ख हैं? शायद वो लोग इस बात को समझ गए कि इसके पीछे है कौन। और जिस तरह की चीज़ें आई कि भाई हमला करने से पहले बता दिया गया, कितने रफाल गिरे ये नहीं बताया गया, और साथ में किस तरह से सेना के हाथ बांध दिए गए, जिसकी वजह से शुरू में यानी 6-7 तारीख को जो नुकसान हुआ
अगर सेना को, जैसा मोदी कहता था लगातार कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी, अगर वो दी जाती तो परिणाम कुछ और ही होता। आप जानते हैं जैसा इंडोनेशिया में एक मीटिंग में जो भारत के डिफेंस अटैची हैं कैप्टन, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो मोदी की वजह से नुकसान हुआ जितना भी हुआ। सेना ने जो जिस शौर्य के लिए भारतीय सेना जानी जाती है उसको सिद्ध करके दिखाया। बाद में अपनी रणनीति के हिसाब से उसने पूरी तरह से उसको अंजाम दिया। लेकिन अब ढोल पीटा गया उसका, ऑपरेशन सिंदूर का, और अब मोदी खुद तो चला गया विदेश घूमने 7-8 दिन के लिए। ऐसे ऐसे देश जो हमारे बड़े जो शहर हैं उनके एक गली मोहल्ले के बराबर हैं, ऐसे ऐसे देशों में जा रहा है जिनकी संख्या लाखों में है। वहाँ से 2 नंबर का जो है उसे वो दे दिया जा रहा है, उपहार पारितोषिक जो दिया जाता है, वो जो भी कुछ उसे दिया जा रहा है 2 नंबर का, 1 नंबर का नहीं। उस पर खुश हो रहा है, लेकिन देश को एक भयानक तबाही के बवंडर में फंसा कर चला गया। अफसोस कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी की गुलामी करते करते देश की 140 करोड़ की आबादी को भी गुलाम समझने लगे हैं और समझ रहे हैं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही है। और ऐसा ही एक मोदी का गुलाम है इस देश का इलेक्शन कमीशन, बल्कि यूं कहो कि तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर, और वो गुलामी में इस हद तक डूब गए हैं कि इस देश की जनता को वो समझ बैठे हैं कि कुछ नहीं है। और जो नागरिकता पूछने का अधिकार उसे नहीं है, नागरिकता करने का अधिकार उसे नहीं है, वो नागरिकता सिद्ध करवाने का काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। वो भूल गया है कि जनता को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो खड़ी हो जाए। जिस दिन खड़ी हो गई तो इलेक्शन कमीशन जैसे ये कीड़े मकोड़े जो हैं और मोदी जैसे ये कीड़े मकोड़े जो हैं, जनता के पैरों के तले ही रौंद दिए जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। जनता की ताकत इतनी होती है। तो जनता को इतना मत सताओ कि वो सब करने पर उतारू हो जाए जैसा श्रीलंका में हुआ। ऐसा मत करो। जैसा बांग्लादेश में हुआ ऐसा मत करो। इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना चाहिए बांग्लादेश में किस तरह से पिटाई करी पब्लिक ने इलेक्शन कमीशन की। इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तुम सब कुछ नहीं हो जो तुम समझ रहे हो। इलेक्शन कमीशन का कमीनापन आप देखिए कि जो आई कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पहचान पत्र खुद इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, उसी पहचान पत्र को इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है। मतलब किसी और ने बनाया हो तो बात थी, इलेक्शन कमीशन ने जो पहचान पत्र बनाया है वोटर के लिए, जो वोटर का फॉर्म भरवाया जा रहा है बिहार में और फिर इसके बाद 6 राज्यों में और फिर पूरे देश में ये सब कुछ चलना है, तो केवल कहने के लिए वोटर लिस्ट का गहन परीक्षण है, गहन समीक्षा है ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एनआरसी। और बहुत ही दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन को एबीसीडी मालूम नहीं है और सफाई जबरदस्ती देने की कोशिश करता। उससे पूछो इस देश में कहां अभी तक कहां एनआरसी हुई है। तो एनआरसी को उन 11 जो दस्तावेज हैं उनकी सूची में एनआरसी को क्यों रखा गया है? उसको क्यों रखा? अभी तो कहीं किसी पूरे देश में हुई नहीं। असम में हुई थी, वो खत्म कर दी गई। जो चीज हुई नहीं वो दस्तावेज कोई भी कहां से लाके देगा। और अब तक जो भी चुनाव हुए, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले के लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, और उसके बाद में जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, ये जो सारे चुनाव हुए हैं लगातार,
क्या ये लोग नागरिक नहीं थे जिन्होंने वोट डाले थे? ये जिनका वोटर लिस्ट में नाम था, ये नागरिक नहीं थे इस देश के? अगर नागरिक नहीं थे तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया? ये इलेक्शन कमीशन तो पहले भी था। जो आज चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये तो राजीव कुमार के समय में भी था। तुझे पता नहीं थी? राजीव कुमार के समय में था। राजीव कुमार जो कर रहा था हरामखोरी, वो तुझे भी तो पता थी। उस समय क्यों नहीं कहा कि लोग सिटीजन होने, मतलब ये जो आर्टिकल 326 आर्टिकल के तहत सिटीजन होना चाहिए, तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिटीजन नहीं थे? तभी क्यों नहीं कहा था? इतने सारे इलेक्शन हुए, वो सारे सिटीजन नहीं हैं। और जो लिस्ट दी गई है उसमें तुम आधार कार्ड को नहीं मान रहे। बिहार में 90% लोगों के पास आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, लेबर कार्ड है। ये सारे के सारे कार्ड, राशन कार्ड है, ये सारे के सारे कार्ड सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इलेक्शन कार्ड इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया जाता, तुम मान नहीं रहे हो। राशन कार्ड सरकार द्वारा दिया जाता, तुम मान नहीं रहे हो। उसी पर राशन देते हो तुम। जो 80 करोड़ लोगों को देश में 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो किस पे दे रहे हो? राशन कार्ड पे दे रहे हो, उसे तुम मान नहीं रहे हो। आधार कार्ड पूरे देश में 11 साल से ऐसी तैसी मार दी हर व्यक्ति की, हर जगह आधार 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 आधार। सुप्रीम कोर्ट कहती रही, फिर भी आधार। इलेक्शन के लिए आधार, इलेक्शन कार्ड से जोड़ने के लिए भी आधार को तुम वो बेस बना रहे, जोड़ा भी। जिन्होंने स्वेच्छा से जोड़ो अपना नाम जो है इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड से जुड़वाया, वो जोड़ा भी। तो इलेक्शन कार्ड को नहीं मानने, आधार कार्ड को नहीं मानने। मनरेगा, पैसे मनरेगा में कौन देता? सरकार देती है ना। तो जब सरकार देती है और मनरेगा का जो जॉब कार्ड है सरकार के द्वारा बनता है, उसे नहीं मानने। लेबर कार्ड के माध्यम से जो भी फैसिलिटी मिलती है सरकार से मिलती है ना, तुम उसे नहीं मान रहे। यानी देश की जनता के पास में जो अधिकतर कार्ड है तुम उन्हें नहीं मान रहे। आधार कार्ड को नहीं मानने, इलेक्शन कार्ड को नहीं मानने, राशन कार्ड को नहीं मानने, मनरेगा कार्ड को नहीं मानने, लेबर कार्ड को नहीं मान रहे, बाकी को मान रहे हो तुम। और उसमें भी एक बहुत मजेदार बात है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। जो एक कार्ड है, देखें किस कदर बदतमीजी है इलेक्शन कमीशन की, ये जानने की समझने की जरूरत। आप सोच रहे होंगे मेरी भाषा यही है, क्योंकि ऐसे लोग इलेक्शन कमीशन जैसे गुलाम जो देश को तबाह करने पर मोदी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भूल गए हैं ये भारत है, भारत की जनता है। इसको इतना मत सताओ कि ये जो है तुम सबको खत्म कर दे। एक कार्ड देखिए बड़े मजेदार, ये है नंबर 2 पर, सरकार ऑब्लिक स्थानीय प्राधिकरण ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डाकघर LIC PSU द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज 1/7/87 से पूर्व, यानी 1/7/87 से पूर्व तो केवल उनको मिल सकता है अगर यह होगा कि जिनका जन्म कम से कम 1987 से 1/7/87 से 18 साल पहले हुआ होगा, कम से कम। उससे कम को तो किसी को मिलेगा ही नहीं। अगर उसके बाद का है तो इनमें से कोई भी एक कार्ड, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, ये जो भी होगा, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC वगैरह, ये तो उससे पहले का होगा। यानी कि आप जो कह रहे हैं 18 साल, 87, 17, इतने समय पहले का आप मान रहे हैं, ये कहां से लाके देगा आदमी? कभी सोचा है कहां से देगा? नहीं, सब कुछ। और ये देखिए इसमें जो 11 सर्टिफिकेट बताए गए उनमें 9वें नंबर पे है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां ये उपलब्ध हो। अबे बिल्कुल खोपड़ी में गोबर भरा है क्या? इस देश में केवल असम में ये NRC की बात हुई थी, वो भी बाद में खत्म कर दिया गया और कहीं हुआ नहीं। तो कहां से लाएगा रजिस्टर? यानी जो रजिस्टर, जो दस्तावेज है ही नहीं किसी के पास में, मोदी के पास में भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है, तो जो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारा जो वो अमित शाह उसके पास में नहीं है, पूरी बीजेपी RSS के पास में नहीं, जो डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट भी इस लिस्ट में लगा रखा।
हद हो रखी है, मतलब जिस तरह से ये सारी चीजें हैं। पासपोर्ट, बिहार में तो पासपोर्ट 2.4 लोगों के पास है। बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र 2.8% लोगों के पास है बिहार में। इसी तरह का हाल पूरे देश में होगा। केरल को अगर छोड़ दें या कुछ और राज्यों को छोड़ दें, उनमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जहां तक मैट्रिक की बात कर रहे हो तो जो 18 से 40 के बीच के लोग हैं, उन पे जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो तो वहां पे जो है तकरीबन 45 से 50% लोगों के पास है। इससे ज्यादा के पास है नहीं। मैक्सिमम यही है। जो वहां पे बिहार में कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो औसतन 20-22% लोगों के पास में है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये स्थिति है वहां की, और ये स्थिति के वहां की नहीं, ये स्थिति कमोबेश हर जगह की। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है, और सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी तो बिहार में 20.5 लाख लोगों के पास है। और अगर उसमें पूछे कि सारे जो हटा दिए जाएं, तो आज की तारीख में जो है उनके पास तो मुश्किल से 2% लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र। तो अकल का घास चरने गई थी जब ये लगाया गया था। लेकिन तुम किसी के आदेश पर काम कर रहे हो। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स और पूरा इलेक्शन कमीशन किसी की गुलामी करते हुए किसी के आदेश का पालन कर रहा है। और वो मोदी और अमित शाह, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन तुम इनकी गुलामी में इतना मत डूब जाओ कि अपने ही हाथों अपने ही देश को तबाही के कगार पर पहुंच जाओ। और देश तबाह होगा तो बचेगा कोई भी नहीं। ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक जब तक बर्दाश्त करती है। जिस दिन पब्लिक की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है, ऑफिस में से निकाल के, कमरे में से निकाल के सड़क पे घसीट के मारती है पब्लिक। ये हाल है पब्लिक का। पता नहीं है, नहीं है तो इतिहास पढ़ लो। लोग कहते हैं कि भारत में ये नहीं हो सकता, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब भारत वो भारत नहीं है जो पहले वाला है। अब भारत बदल चुका है, भारत बदल चुका है। इन सारी चीजों का ध्यान रखो। और मैं फिर एक बात कहता हूं सभी लोगों से, साथियों, जो समस्या है, समस्या बहुत गंभीर है। मैं सब चीज पे नहीं जाना चाहता, एक ही बात पे कहूंगा। आर्थिक स्थिति बुरी तरह से इस देश की तबाह हो चुकी है, कर दी गई है। मोदी ने पूरा बर्बाद कर दिया। 150 से ज्यादा देशों की यात्रा करी, खरबों रुपए खर्च कर दिए। नतीजा, आज कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। और 56 इंची का हाल यह है कि बोलती बंद है। जो चीन को लाल आंख दिखाता था, उसके सामने आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। इतना कायर आदमी है। ट्रंप धमका दे फोन पे ही तो पूरी तरह से मर जाता है मोदी। ये हालत है, पूरी तरह से उसके सामने सरेंडर। और झूठ बोल के कभी जो बेचारा उसको जबरदस्ती, जो विदेश सचिव है मिस्री, उसके माध्यम से झूठ बुलवा रहा है कि उसको ट्रंप को बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ईरान जो हमारे साथ रहा हमेशा, जिसने हमारा बड़ा साथ दिया, उसका साथ नहीं दिया। इजराइल की गुलामी करते करते आज इस कगार पे पहुंच गए हैं, अमेरिका और इजराइल की गुलामी करते करते, कि अपना अस्तित्व तक नहीं बचा। उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं। इवन पाकिस्तान का नाम लेने में मोदी की टांगें कहां पर रही हैं? मोदी, विदेश मंत्री, सब इनकी टांगें कहां पर रही हैं? पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहे। चाहे वो क्वाड समिट हो, और चाहे अभी जो हुआ ब्रिक्स समिट हो, और जो वहां हुआ, मतलब हिम्मत नहीं है पाकिस्तान का नाम ले लो। संघाई में जो अभी हुआ है, वहां भी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान, चीन की तो बात ही छोड़ दो। चीन के मारे तो क्या हालत होती होगी मोदी की, ये तो वही जानता है। लेकिन चीन, अमेरिका को छोड़ो, पाकिस्तान का नाम लेने में आज की तारीख में मोदी की टांगें कहां पर रही हैं? ये हालत हो गई है। ये है 56 इंच का सीना, जो कहता था 10 सर लेके आओ, एक के बदले 10 सर पाकिस्तान से। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, हालात बहुत बुरे हैं। देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है।
और जिस तरह से ये सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर चुके हैं, गिर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। इनको इस सत्ता से उखाड़कर फेंकना जरूरी है। और आप किसी भी तरह के ये जो सारे काम हो रहे हैं, इनसे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। न केवल मोदी के और अमित शाह के खिलाफ, बल्कि इलेक्शन कमीशन जैसे गुलामों के खिलाफ और ऐसे और कई जो गुलाम हैं, इन सब गुलामों के खिलाफ इस देश में जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, ये जितने भी लोग हैं, मेरा सबसे एक ही कहना है, एक ही निवेदन है, एक दिन के बंद से कुछ नहीं होगा। इस देश में अब लगातार जब तक इनको जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक दो, उनका सफाया नहीं कर दो, तब तक आंदोलन चलाना पड़ेगा और इसको जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। जनता को जगाना पड़ेगा, सड़क पे लाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो इस देश में इस समस्या का समाधान नहीं होगा और देश आपकी कल्पना में नहीं है जितनी भयानक तबाही होगी। मैं बस इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूं साथियों, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, पूरा देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है और सत्ता के लालची लोगों का, सत्ता के लिए, सत्ता की हवस में डूबे लोगों का सत्ता पर कब्जा है और इन्होंने पूरे देश को तबाह कर दिया। चंद उद्योगपतियों के लिए पूरा देश गिरवी करके रख दिया है इन्होंने। तो ये गड़बड़ी करके जीतना चाहते हैं, इन्हें पता लग गया कि इनकी ये जीत नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से जीते थे, अगर आप पता लगा, अगर आप जानते हो तो मैंने ये बात बहुत पहले से कही है और मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी, एक मोदी नहीं, एक सीट पर 1000 मोदी, 1000 अमित शाह अगर खड़े मतलब काम करें तब भी ये चुनाव नहीं जीत सकते। अगर बैलेट पेपर से और पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करा दिया जाए तो उन्हें मालूम है कि देश की जनता उनके बहुत बुरी तरह से खिलाफ है। आज की तारीख में ये जो आरएसएस के जो बंधे बंधाए वोटर है, इनके अलावा देश में कोई इनके साथ नहीं खड़ा है, कोई भी। सबके सामने पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। सो सिवाय बेईमानी के, और वो भी बेईमानी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, गुलाम इलेक्शन कमिश्नरों के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से और वोटर लिस्ट में हेराफेरी के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी करा के ही ये जीत सकते हैं। इसीलिए ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। और मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस बार जिस तरह की ये बेईमानी और जो करेंगे, पूरा नीतीश के साथ में रह के नीतीश का सफाया करेंगे। राजनीतिक रूप से नीतीश का चैप्टर खत्म हो जाएगा और बिहार में बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने के लिए बनाकर आएगी और उसके बाद नीतीश के जो एमपी हैं उन सबको अपने साथ मिलाएगी और नीतीश की पार्टी का सफाया होगा। बीजेपी, ये मोदी जो है, मोदी और अमित शाह दोनों उस रास्ते पर चल रहे हैं। यही महाराष्ट्र में किया और अब उससे भयानक स्थितियां और अब सबके सामने हैं सारी चीजें। तो क्या वोटर लिस्ट तो रिवाइज हो भी चुकी है पहले, तो क्या इन्होंने धांधली कर चुके होंगे या ये पब्लिक को ऐसी मूर्ख बनाने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो धांधली करनी है बिहार के लिए, जो धांधली इन्होंने करनी है, जितनी वोटें जिनकी काटनी है, जितनी वोटें बीजेपी की बढ़ानी है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको आप इस तरह से समझें, 24 तारीख को यानी 24 जून को शाम को 7, साढ़े 7 बजे इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ये 11 दस्तावेज मांगे गए और पूरा बताया गया कि गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का होगा और उसके लिए डेट दे दी 25 तारीख, यानी अगले दिन सुबह। मतलब आप मानो कि 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे बाद काम शुरू। भाई 12 से 14 घंटे बाद काम कैसे शुरू हो जाएगा? तुम शाम को अगर दे रहे हो तो उसके लिए बाकायदा तैयारी होगी, जो बीएलओ हैं उनकी ट्रेनिंग भी होगी, उसके लिए फॉर्म भी छपेगा, फॉर्म वहां पहुंचेगा। पर आप देख रहे हैं कि
फॉर्म ऑलरेडी हर जिले में पहुंच चुका था, पहले ही छप गए, पहले ही छप चुके हैं। इसका मतलब यह है कि डिक्लेयर इन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे किया है। उसके लिए सारी तैयारी, फॉर्म छपना है, बीएलओ की ट्रेनिंग है या जो भी कुछ है, ये पहले ही कर चुके हैं। तो इस कदर क्या ये पारदर्शिता है? इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता है। इलेक्शन कमीशन का काम ही यह है कि इलेक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। ये तीन चीज बहुत जरूरी है। और चौथी इसमें सबसे जरूरी चीज है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जरूरी है ये। और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। ये 4 काम हैं उसके मेन। लेकिन जब इस तरह से अभी जब ये इलेक्शन कमीशन, नया इलेक्शन कमिश्नर, ये क्या नाम है, गुप्ता जो बना है, ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो बना है, तो ये जो है जब आया तो इसने कहा कि हम 18 जो काम है हमें वो करने हैं। लेकिन उन 18 कामों में इसका कहीं कोई वो नहीं था। जो ये कर रहा है गहन पुनरीक्षण, इसका कुछ भी वो नहीं था। लेकिन अचानक ये सब कुछ किया। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको नहीं बताया गया, उनके सामने सब चर्चा नहीं की गई, उनको बुलाया नहीं गया और ये सारी चीज की गई। तो पहले से तैयारी सब कुछ कर रखी है और इसकी घोषणा तब की है। तो इससे यह बात सिद्ध होती है। और अब जिस तरह की बात कर रहा, अब देखिए दोगली बात कर रहा, कह रहा कोई भी आप जो केवल फॉर्म भर के दे दो। पहले कह रहा है कि 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होगा वही देने हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 87 से पहले हुआ है और 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है उनको, और 2 दिसंबर 2004 के बाद से अब तक के जिनके जन्म है उनको बाकायदा दे रखा। इन 11 में से प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। और 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको उसकी कॉपी करा के वो देनी पड़ेगी, लगा के देनी पड़ेगी। और इस सब के कारण जो भी कुछ हो रहा है, लगभग 3 करोड़ वोटर साफ हो जाएंगे। तो जितने वोट जोड़ने थे, जितने वोट काटने थे, इसकी तैयारी पहले ही कर चुकी है। ये तो केवल नौटंकी हो रही है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को सिर्फ इसमें उलझाने के लिए। मेरा तो मानना बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये है। नहीं तो अगर ये सब नहीं होता तो 24 तारीख की शाम को कर रहा है, 25 से काम शुरू होगा, तो फार्म कहां से आएंगे? फार्म छपने में 2, 4, 10, 8 करोड़ फार्म छप रहे हैं। अरे 8 करोड़ फार्म छपने में कुछ तो दिन लगेंगे, 2, 4, 6, 10 दिन, हफ्ता। कितनी भी पूरे देश की मशीनें चलाओगे फिर भी एक दिन तो लगेगा ही लगेगा। पर वो तो पहले से ही सब कुछ तैयार है, डॉक्यूमेंट है नहीं। तो ये सारी चीज है बहुत सुनियोजित तरीके से बेईमानी को अंजाम देने के लिए की जा रही, बिहार का चुनाव जीतने के लिए की जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो जब ये नागरिक नहीं थे तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, तो ये 2024 का इलेक्शन भी कैंसिल होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और मोदी जैसे को निकाल के बाहर करना चाहिए। मोदी सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को यह कहना चाहिए, बाकायदा रिपोर्ट देनी चाहिए, राष्ट्रपति को देनी चाहिए। क्योंकि ये नागरिक जो जिन लोगों ने वोट दिए उनका पता नहीं वो नागरिक थे नहीं थे, इसलिए जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए कि भाई कौन कौन नागरिक है तब तक चुनाव नहीं होगा। इसलिए जो सरकार चुनी गई है, जो इलेक्शन हुआ 2024 का, वो इलेक्शन कैंसिल हो, हरियाणा का इलेक्शन कैंसिल हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन कैंसिल हो, वहां की सरकारें खत्म हो, केंद्र सरकार खत्म हो, और उसके बाद में पहले नागरिकता का करो, देन उसके बाद में जो सारी चीजें होंगे। जब तो ये होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं ना। सो आप दूसरी बात यह है कि 2003 के दौरान ही, जब 2003 में इसकी गहन पुनरीक्षण हुआ था और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि अब हमें आगे इसका गहन पुनरीक्षण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक का हमारे पास में सारा डाटा डिजिटलाइज है, सब हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें जो भी नए जुड़ेंगे वो जोड़ दिए जाएंगे, जिनकी डेथ होगी उनका काट दिया जाएगा, जो इधर से उधर ट्रांसफर होगा उनका उस तरह से सेट कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें तभी कह दी गई। तो अब क्यों किया जा रहा? ये सिर्फ इसलिए कि मकसद इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई, इनको पूरी तरह से दोयम दर्जे का व्यक्ति बनाने की कवायद है। इनकी नागरिकता खत्म करने का यह सारा षड्यंत्र है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है।
लोग कहते हैं क्या ऐसा, मैं क्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि SC ST OBC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ में माइनॉरिटी विशेषकर मुस्लिम और ईसाई, इन सब की नागरिकता खत्म करके और इन सब से हर अधिकार छीनने की ये सारी कवायद है जो कुछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डले हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? और आज राहुल गांधी भी बिहार में थे, बिहार में चक्का जाम था, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी काफी विपक्ष के जो नेता हैं वो बिहार में आज उन्होंने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है इसमें? सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकती है। एक तो यही है, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, यानी 10 तारीख को सुनवाई है, जैसा रिक्वेस्ट की गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना। उन्होंने कहा कि ठीक है हम जल्दी सुनते हैं, तो कल 10 तारीख को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट पहले तो यह है कि स्टे कर सकती है इस सारी चीज को, और उसके बाद में क्योंकि सब कुछ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 1995 का जजमेंट है, जो जजमेंट बाद में भी 2 बार माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही माना, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप इसके बहाने नागरिकता की जो जांच नहीं कर सकते, आप कौन देश का नागरिक है नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकती है, इसकी सारी जो कार्रवाई की जा रही है सबको खत्म कर सकती है। रही राहुल गांधी जी की कि आज वो वहाँ बिहार में थे, पटना में थे, तेजस्वी जी के साथ में और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं, सो मैं कह ही चुका हूं और मैं कह रहा हूं कि केवल एक दिन बिहार बंद करने से नहीं, इस देश को पूरी तरह से बंद कर दो, सड़क पर उतरो, जनता को उतारो, संघर्ष करो, जब तक मोदी एंड कंपनी इनको सत्ता से उतार के फेंक नहीं दिया जाए तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। जन आंदोलन खड़ा करो। देश की स्थिति सिर्फ जन आंदोलन से ही सुधर सकती है, अब बाकी कोई इसको सुधार नहीं सकता। शासन प्रशासन तो पूरी तरह से गुलाम है ही, पूंजीपति उनके साथ में है, अंधाधुंध पैसा है, उनका पैसा बढ़ता चला जा रहा है, और मीडिया पूंजीपतियों के कब्जे में है, पूंजीपतियों ने खरीद लिया तो सरकार के साथ में है, और RSS और ये सब मनवादी मानसिकता के लोग इस देश को पूरी तरह से अपने चंगुल में रखना चाहते हैं और बाकी लोगों को तबाह करना चाहते हैं। इसलिए जन आंदोलन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। अदालतें भी जो उन्हें करना चाहिए, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो वो कर रही हों। आगे की भी स्थिति मुझे पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अदालत कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जन आंदोलन इसके माध्यम से देश को बचाया जा सकता है। तो जितने भी नेता हैं उनको जन आंदोलन के विषय में सोचना चाहिए, और सभी को, जितने भी चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक विचारक हों, राजनीतिक पार्टियां हों, जो भी लोग हों, उनको लेकर इकट्ठा करके जन आंदोलन देश में करना चाहिए। केवल तभी देश बच सकता, भारत तभी बच सकता, अन्यथा बचेगा नहीं। आपके माध्यम से शायद एक RTI लगाई गई थी कि नरेंद्र मोदी इस देश के नागरिक कैसे हैं, तो RTI में जवाब आया कि नरेंद्र मोदी का जन्म यहाँ हुआ है इसलिए वो भारत के नागरिक हैं। हाँ, तो हमने वो सर्कुलेट की थी बाकायदा। हमने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जन्म से जो इस देश का नागरिक है, तो हम कहाँ पैदा हुए? हम पाकिस्तान में पैदा हुए, या अमेरिका में, या जर्मनी में पैदा हुए, या इंग्लैंड में पैदा हुए, या रूस में पैदा हुए? कहाँ हुए? इस देश में जो भी पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है। बहुत सीधी सी बात है। अगर मोदी नागरिक है तो बाकी सब लोग भी नागरिक हैं। हमने बाकायदा सर्कुलेट किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों तक बहुत दूर तक पहुंचा वो। आज भी लोगों ने वो फॉर्म जो है रखा हुआ है। एक छोटा सा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ सुथरा चुनाव लड़के इलेक्शन कभी जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? वो हमेशा इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं कि किसी की वोट कटवा दीजिए, कहीं दंगे करवा दीजिए, कहीं कुछ करवा दीजिए, या सेना के नाम पे? क्या अपने काम पे कभी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत सकते हैं? काम किया हो तो जीतेगा, काम तो कुछ किया नहीं है। देश को बर्बाद करने के अलावा, जाति और धर्म के आधार पर लड़ाने के अलावा कोई काम किया नहीं है। और नरेंद्र मोदी की तो रग रग में बेईमानी, झूठ, भ्रष्टाचार, धोखा, यही सब कुछ बहता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जो व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सत्ता की हवस जिसकी इतनी मजबूत, इतनी प्रबल हो कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी के भी सामने झुक सकता है, और देश की जनता के खिलाफ कोई भी बुरे से बुरा कदम उठा सकता है, वो इस तरह का व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। तो उसके लिए ये सारी चीजें हैं।
ईमानदारी से अगर चुनाव करा लो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाएगी। आज की तारीख में स्थिति ये है, यही स्थिति है। इवन बेईमानी से वो हार ही गया था, इसी बार हार गया था 2024 में। और वहां से जो बनारस से आप देखो, तीसरे राउंड की जब गिनती निकल के बाहर आई तो 26,000 वोटों से नरेंद्र मोदी पीछे था। उसके बाद फिर उसकी गिनती नहीं आई और उसके बाद में आया कि 1.5 लाख वोटों से जीत गया। तो हार तो उसकी यही है कि जो पहले 4.5 लाख से जीता था, 1.5 लाख से जीता। जो इतने वोटों से जीतने की बात कर रहा था, वो बड़े बेईमानी से 1.5 लाख वोटों से जीता। उसका तो आए जीतने का तो मतलब ही नहीं है। तो बेईमानी से जीत के उनके मन में क्या खुशी मिलती होगी? नहीं, खुशी नहीं। देखिए, सत्ता की हवस ऐसी होती है कि उसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसे खुशी उसी से नहीं, बस बने रहना है। जिसका पूरी तरह से नैतिक पतन हो चुका हो, उस व्यक्ति के लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। ईमानदारी, लोगों का सुख दुख, इस देश की शिक्षा, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं, किसान मजदूर उनकी बेहतरी, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके सामने लोग मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। एक और छोटा सा सवाल, जैसे नोटबंदी हुआ था, तो क्या पूरे देश में वोटबंदी होने वाली है? बिल्कुल, हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी समय वोटबंदी हो सकती है और ये एक्चुअल में उसकी शुरुआत कर दी गई है। और अगर आपके पास में वोट का अधिकार नहीं, अगर आप देश के नागरिक नहीं हैं, यहां यह समझने की जरूरत है। मैंने ये बात सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान पूरे देश में हर अपने उसमें समझाई थी कि अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, और इस बार इलेक्शन कमीशन नागरिकता सिद्ध करने के लिए वो जो 11 जो लिस्ट है, 11 तरह के दस्तावेज है, उनकी बात कर रहा है। उनमें से अगर है और वो इस देश के 60% लोगों के पास नहीं है, सो वो अगर होंगे तो आप नागरिक हैं। और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपको किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। गांव के वार्ड मेंबर से लेके प्रधानी का, ब्लॉक का, जिला पंचायत का, नगर पालिका का, विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, किसी का भी चुनाव लड़ने का आपको अधिकार नहीं है। और अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं तो इस देश में कुछ भी खरीदने बेचने का आपका अधिकार नहीं है। कोई नौकरी पाने का आपका अधिकार नहीं है। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो कोई जमीन जायदाद आपकी हो नहीं सकती। आपकी जमीन, आपका घर, मकान, दुकान सब जब्त कर लिया जाएगा। बैंक में आपका पैसा वो सब जब्त कर लिया जाएगा। आप बैंक में खाता नहीं खोल सकते अगर आप नागरिक नहीं हैं तो। और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो किसी भी तरह का आपको इस देश में अधिकार नहीं है और आपको पकड़ के डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। वहां आपकी बुरी तरह से मौत हो जाएगी। ये है सारी कहानी, ये सारी कवायद यही है। ये सब कुछ इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। जनता से एक छोटी सी क्या अपील है? बहुत सिंपल सी अपील, समझो इस बात को। बार बार सब लोग समझा रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और भी लोग, सब लोग कह रहे हैं, इस बात को समझो। अगर समझ जाओगे तो समझकर सड़क पर उतरो, आवाज बुलंद करो। हर कोने से, देश के हर कोने से आवाज आनी चाहिए। न तो तुम बचो, न तुम्हारी औलाद बचे, और नागरिकता तो खत्म होगी, सारे अधिकार खत्म होंगे। और जो तुम्हारा हाल होगा, अभी तो नागरिक हो, जब तुम्हारा इतना बुरा हाल है, तुम्हारी नौकरी छीन ली गई, तुम्हारा रोजगार खत्म कर दिया गया, तुम्हें भिखारी बना दिया गया, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, शिक्षा तुम्हारे बच्चों की पूरी तरह से तबाह कर दी गई है, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी पुलिस वाला कभी भी कहीं भी किसी को उठा के ले जाता है, किसी का एनकाउंटर कर दे, कुछ कर दे, किसी को मार दे, कहीं कुछ नहीं, कोई भी सुनने कहने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, कहाँ के गुंडों की भाषा बोलते हैं, गुंडों की तरह काम करते हैं। ये उनकी भाषा, संविधान की शपथ लेकर ये उनका हाल है। समझना पड़ेगा, इस बात को समझो। जन आंदोलन के लिए तैयार करो खुद को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को जन आंदोलन के लिए तैयार करो। और जन आंदोलन से ही देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। बाकी मर्जी आपकी है, मुझे तो यही समझ में आता है, यही बात।
जब ये एनआरसी का जो वो आया था, बिल आया था, तो उस समय मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन करा था, लेकिन आज तो ये सभी वर्ग के नागरिकों की नागरिकता खतरे में आ गई है। नागरिकता उस समय भी सभी की खतरे में थी, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। लोगों को जिस तरह से भरमाएगा, लोग सिर्फ यही समझते रहे कि ये केवल मुस्लिम समाज की नागरिकता का ख्याल। मैं तब भी उस समय कहता था कि नहीं, मुस्लिम समाज की नहीं, ये हर किसी की नागरिकता का सवाल है, हर किसी की। इसलिए हर किसी को साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। भला हो मुस्लिम समाज का, और विशेषकर मुस्लिम समाज की माताओं, बहनों, बच्चियों का, महिलाओं का, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन किया, सरकार को झुकाया। तो आज तो सबके सामने ही आ रहा है भाई। अब तो बिहार चुनाव के माध्यम से और ये जो गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है, इसके माध्यम से अब तो सबके सामने आ रहा है कि तो नागरिकता सबकी खत्म करने जा रहे हैं। अभी तो बिहार में है, इसके बाद अगले साल जो चुनाव होंगे उससे पहले पूरे 6 राज्यों में होना, फिर पूरे देश में होना है। तो ना उत्तर प्रदेश बचेगा, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले यहां पे होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, असम में चुनाव है, इसी तरह से हर जगह है। तो हर पूरे देश में सब कुछ होना है, तो सबकी नागरिकता खतरे में है भाई। जिसके पास, बता दिया ना, जिसके पास ये कागज नहीं है उसकी नागरिकता, वो नागरिक नहीं है, उसकी नागरिकता खत्म, बात खत्म। आज जो कह रहा है इलेक्शन कमीशन जिस तरह से धोखा दे रहा, विज्ञापन छपवाता है 6 तारीख को, पूरे पेज पे विज्ञापन छपवाता है कि आपको कोई जरूरत नहीं कागजों की, आप ऐसे ही जमा कर दो, बाद में कर देंगे। और फिर कहता है शाम को ये आता कि नहीं, ऐसा कोई हमने नहीं कहा, सारे कागज देने पड़ेंगे। तो इस तरह से धोखा दिया जा रहा है लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को एक तरह से जाल फेंक के फंसाया जा रहा है कि कैसे वो ले लो और उसके बाद में मांगते रहो, और उसके बाद में तुम्हारे हाथ में है, जिसके कागज नहीं आए उसकी नागरिकता खत्म करो, छुट्टी, यही सब कुछ हो जाएगा। तो इसको समझने की जरूरत है। ये हर किसी की जिंदगी, हर किसी के परिवार की जिंदगी, उसके बच्चों की जिंदगी का सवाल है।